नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। लखनऊ में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मकान की छत गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा आलमबाग बाग में रेलवे कॉलोनी में हुआ। बताया जा रहा है कि रेलवे कॉलोनी में स्थित मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। तो ये लखनऊ का मामला बताया जा रहा है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। आलमबाग में घर की छत गिरने से 5 लोग की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में 3 मासूम भी शामिल हैं। तो ये दर्दनाक हादसा लखनऊ में हुआ है, जहां हादसे में 3 मासूम भी शामिल हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है लखनऊ के आलमबाग में। घर की छत गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, लखनऊ की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वहां लखनऊ की तस्वीरें आलमबाग की हैं, जहां छत गिरने से 5 लोग की मौत हो गई है। हादसे में 3 मासूम भी शामिल हैं। तो लखनऊ के आलमबाग में छत गिरने से बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 5 लोग की मौत हो गई है। वहीं 3 मासूम भी शामिल हैं हादसे में। आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के आलमबाग की, जहां तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। वहां छत गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। छत गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 3 मासूम भी बताए जा रहे हैं। तो ये लखनऊ के आलमबाग का ये मामला है, जहां पर देर रात तो छत गिरने से ये हादसा हुआ है। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और इस हादसे में 3 मासूम भी बताए जा रहे हैं। तो वहीं मौके पर पुलिस मौजूद है। लगातार तो लखनऊ का ये आलमबाग का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर छत गिरने से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसके लिए वहीं प्रशासन भी, पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद है। लगातार लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। आपको बता दें, ये लखनऊ के आलमबाग का ये मामला बताया जा रहा है, जहां छत गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। इस हादसे में 3 मासूम भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो ये लखनऊ के आलमबाग का ये मामला बता रहे हैं आपको। तो लखनऊ में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। आलमबाग में घर की दीवार छत गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, रेलवे कॉलोनी के जज्जर मकान की छत गिरने से 3 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर शोक जताया है। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके में शनिवार को रेलवे कॉलोनी के एक जज्जर मकान की छत गिरने से 3 बच्चों समेत 5 की मौत हो गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक जताया है और अधिकारियों से मौके पर पहुंचकर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तो ये लखनऊ के आलमबाग में स्थित पुरानी रेलवे कॉलोनी के एक मकान की छत अचानक तेज आवाज के साथ गिर गई। घटना से हड़कंप मच गया और चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगी। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और अन्य अधिकारियों को दी, जिसके बाद एनडीआरएफ और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया गया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। दीवार गिरने की तस्वीरें हैं, जहां पर रेस्क्यू करके पुलिस अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो ये लखनऊ के आलमबाग का ये मामला बताया जा रहा है। टीम ने सदस्यों के मलबे के नीचे दबे लोग को भी बाहर निकाला है। तो आलमबाग में घर की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और इस हादसे में 3 मासूम भी बताए जा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर शोक जताया है। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिया है, उचित से उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तो ये लखनऊ के आलमबाग इलाके में शनिवार को रेलवे कॉलोनी के एक जज्जर मकान की छत गिरने से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो वही इस खबर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियम पाठक ब्यूरो चूप जुड़ चुके हैं लाइव। प्रियम, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है? ये दर्दनाक हादसा हुआ है, अधिकारी को क्या निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और वहीं इस घटना में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है, क्या जानकारी आपके पास?
छत थी वो गिर पड़ी। उस वक्त जब यह हादसा हुआ, घर के अंदर 5 लोग मौजूद थे, जिसमें पति पत्नी और 3 उनके बच्चे जो थे वो इसमें मौजूद थे, और उसमें दर्दनाक तरीके से कह सकते हैं मलबे के नीचे दबने से उनकी मौत की खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। जैसे ही ये घटना की जानकारी हुई, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया, आला अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो मौके पर जाएं। डीएम, जेसीपी, पुलिस विभाग के आला अधिकारी जो है वो तुरंत मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू का काम जो है वो शुरू किया गया। सभी लोगों को उस मलबे से बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जो जानकारी है वहां पर उनको मृत जो है वो घोषित कर दिया गया है। एक दर्दनाक ये घटना है। काफी पुराना ये घर जो था वो बना हुआ था बताया जा रहा है। छत पहले से ही कमजोर थी और उसके बाद अचानक से आज सुबह के वक्त जो है वो गिर गई, और उसके बाद ये 5 लोगों की दबने से जो है इसमें मौत की खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोगों की मौत हुई है। फिलहाल अभी जो 1-2 लोगों को चोटों की जो बात की जा रही है उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, तुरंत बेहतर उपचार करने के और तुरंत रेस्क्यू कार्य करने के आदेश जो है वो जारी किए गए। और जो पूरी घटना जो है वो आलमबाग के आनंद नगर में रेलवे कॉलोनी की ये पूरी घटना है, जहां पर ये छत जो है वो गिरी है। फिलहाल मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं, रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया गया है, मलबे को हटाया गया है वहां से, और जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना के बाद से क्षेत्र के अंदर भी दहशत का माहौल है। सनसनी कह सकते हैं एक तरीके से, पूरी तरीके से दौड़ गई है क्षेत्र के अंदर, और लोग जो हैं वो हैरान है कि कैसे इस तरीके की एक घटना हुई है। 5 लोगों को एक साथ इस तरीके से जाना, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के बीच में चर्चा का इसमें विषय भी बना हुआ है। फिलहाल अभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और बाकी की अन्य जो कार्रवाई है वो की जा रही है। प्रियम, इसमें 3 मासूम के शामिल होने की भी बात निकलकर सामने आई है। बिल्कुल, देखिए इसमें जो थे पूरा एक परिवार था, माता पिता और उनके 3 बच्चे इसमें साथ में थे, घर के अंदर सो रहे थे, और सुबह के वक्त ये जो है वो घटना हुई। तो उस घटना में 3 मासूम बच्चे भी जो है वो शामिल है, जिसमें एक का नाम हर्षित और एक का नाम हर्षिता जो है वो बताया गया है। तो ये लोग भी जो है इसमें हताहत हुए हैं। फिलहाल अभी उनको हॉस्पिटल भेजा गया है, लेकिन जो जानकारी उसके मुताबिक उनकी भी कैजुअलिटी होने की जो सूचना है वो मिली है। तो कह सकते हैं एक दर्दनाक हादसा है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, आधे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, रेस्क्यू पूरा किया जा चुका है, मलबे को हटाया जा चुका है, और अब कहीं ना कहीं आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तो प्रियम, प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजे का ऐलान किया गया है? क्योंकि देखा जाए तो पूरा ही परिवार के इस हादसे में मौत हो गई है, तो इस प्रशासन आगे क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए फिलहाल अभी जो पहला प्राइमरी टास्क था वो था कि पूरे मलबे को हटाया जाए, वहां से जो लोग अंदर दबे हैं उनको बाहर निकाला जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए और उनको तुरंत उपचार उपलब्ध कराया जाए। तो पहले चरण में प्रशासन ने ये कार्य पूरा किया है। फिलहाल अभी मुआवजे की कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आगे देखना होगा क्या मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश आते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश आता है, उसके अनुरूप प्रशासन की तरफ से मुआवजा या अन्य जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सनातन धर्म को लेकर विवादित बयानों पर योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबको 2024 में मोक्ष होने वाला है। योग गुरु ने कहा कि सनातन धर्म में कर्म काशी में है। उन्होंने ये बयान एक दिन पहले रामचरितमानस की तुलना में पोटेशियम साइनाइड से किए जाने पर दिया है। बाबा रामदेव शुक्रवार को वाराणसी आए थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। देखो, जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। देखो, जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। देखो, जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि दुनिया में कांग्रेस नेता कमलनाथ से ज्यादा थका हुआ चेहरा किसका है। अगर शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ जी को एक मंच पर खड़ा किया जाए तो कमलनाथ जी बहुत थके हुए दिखते हैं। मध्य प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर विकास हुआ है और मैं चाहता हूं कि चुनाव के बाद इसमें बढ़ोतरी हो। भारत गठबंधन ने खुले तौर पर हिंदुओं का विरोध किया है। मुझे उम्मीद है कि लोग इसका संज्ञान लेंगे और तदनुसार वोट करेंगे। तो कांग्रेस के जो अभी कमलनाथ जी में तो उनको बचपन से उनसे थका हुआ चेहरा दुनिया में और कौन सा है। आप अगर शिवराज जी और कमलनाथ जी को एक मंच में खड़ा कर दे, मैं तो बचपन से कमलनाथ जी को जानता हूं,
वो तो पूरा थका हुआ है। अभी एक कांग्रेस का महानुभव गया था असम में, मुझको मिला था, मैं नाम आपको पर्सनली बता देता हूँ। वो मुझको पूछ रहा था कि इतना थका हुआ चेहरा को क्यों पार्टी बार बार ला रहा है। तो इसीलिए मैं व्यक्ति में नहीं जाता हूँ, लेकिन विकास का गंगा बहा है मध्य प्रदेश। मैं तो यही चाहता हूँ कि चुनाव का बाद मध्य प्रदेश का और विकास हो। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अभी देश में 2-3 महीना से जो एक माहौल बना है, उस माहौल में कोई गलती से भी कांग्रेस आ गया तो आज तमिलनाडु से जो माहौल पैदा हुआ है, पूरा देश को वो माहौल ने पूरा फंसा लेगा। तो इसीलिए मेरा तो विनती होगा, वोट तो पब्लिक देते हैं, लेकिन मैं पब्लिक को, जनता को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, हर चुनाव का एक नैरेटिव होता है। ये चुनाव का जब से ये गठबंधन बना है, तब तक ये गठबंधन ने हिंदू का खिलाफ एक मरसा खोल लिया। तो अभी तो चुनाव बड़ा हो गया। पहले तो ये चुनाव मध्य प्रदेश का था, छत्तीसगढ़ था, राजस्थान का था। अभी तो ये चुनाव हमारा 5000 साल का सिविलाइजेशन का बैटल हो गया। ये बड़ा मुद्दा बन गया। मेरा मानना है कि लोग इसका एक दे विल टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ इट और लोग अपना ढंग से वोट करेगा। आप पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह ने गुजरात की भूपेन्द्र सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले दिनों यहां पर 2-3 बड़े मामलों में, जिसमें बिजली के मामले में कई घोटाले सामने आए हैं, हम इस मुद्दे को उठाएंगे कि किस तरह से गुजरात के लोगों की महंगी बिजली दी जा रही है। पेपर लीक के मामले में भी हम उठाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी बड़ा विषय है। पिछले दिनों यहाँ पे 2-3 बड़े मामले हुए, जिसमें विशेष तौर से बिजली का जो समझौता सरकार ने किया था, उसमें तमाम घपले और घोटाले सामने आए हैं, जिसको लेकर हमारी पार्टी ने अभियान भी चलाया है और आगे भी इसको हम लोग उठाएंगे कि किस तरह से गुजरात के लोगों को महंगी बिजली दी जा रही है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम आम आदमी पार्टी करती है जिन राज्यों में हमारी सरकार है, खास तौर से दिल्ली और पंजाब। गुजरात में हमारे 5 विधायक जीते हैं। 14% वोट जहां पर गुजरात की महान जनता ने हमें दिया है, उस जनादेश का हम स्वागत करते हुए उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और इसलिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अपने सम्मेलन में जो पार्टी कार्यकर्ताओं का है, उसमें इस विषय को हम लोग उठाएंगे। दूसरी बात, पेपर लीक का मामला जब चुनाव चल रहा था उस वक्त भी हम लोगों ने उठाया था, उसके बाद भी उससे संबंधित बहुत सारे मामले आए हैं। और गुजरात की धरती, साबरमती के संत, जिनको अभी हम लोगों ने देखा G20 के सम्मेलन में, दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, तमाम देशों के प्रधानमंत्री वो आए तो उन्होंने बापू की समाधि पर नमन किया। ये भारत की पहचान है, ये गुजरात की पहचान है। गुजरात गांधी जी के नाम से जाना जाता है। गुजरात पूरी दुनिया में अगर अपनी सहिष्णुता, अपने भाईचारे, अपने अहिंसा के संदेश से जाना जाता है, तो उस संदेश को भी हम लोगों को विस्तार देना है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात का दावा किया है कि हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे। और अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। दुर्भाग्य से हम लोगों ने अब तक एक संवेदना का ट्वीट भी प्रधानमंत्री जी की ओर से नहीं देखा। हम लोगों ने ये जरूर देखा कि G20 का जश्न और जुलूस निकाला जा रहा है। हमने ये भी देखा कि वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनावी रैलियों में बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम इतनी बड़ी घटना पे प्रधानमंत्री जी को अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और उनको निश्चित रूप से इस विषय पे पाकिस्तान को किस तरह से वो अपना जवाब देंगे, इसको भी बताना चाहिए। क्योंकि जो अब तक की जानकारी आई है कि ये लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ एक संगठन है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। और ऐसे हमारे जाबाज अफसरों ने जान गंवाई है। क्या कहें, बताइए आप। कर्नल मनप्रीत सिंह जी, उनके दादा 3 भाई थे, तीनों सेना में थे। उनके पिता सेना में थे, वो खुद सेना में कर्नल के पद पर थे और अंतिम बात उन्होंने अपने परिवार से की, मिशन पे हूं, बाद में बात करूंगा।
वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए छत्तीसगढ़ आया हूं, कई कंप्लेन लाया हूं। कंप्लेन को लेकर जांच भी कराई गई। 65,000 मैट्रिक टन से ज्यादा की गड़बड़ी सामने आई थी। उसी आधार पर स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी भी जारी की गई। वहीं पीयूष गोयल की पीसी और आरोप पर सीएम बघेल का पलटवार करते हुए कहा कि सीएम ने पिछले समय में केंद्र सरकार के अधिकारियों की टीम जांच कर चली गई, केवल आरोप लगाने आए हैं, उनकी बातों पर दम नहीं है। तो पिछले बार 61 लाख प्रॉमिस किया, एग्री किया, फिर बाद में घटा दिया 58 लाख और अब तक 53 लाख ही दे पाए। और खुद का जो उनका लेटर है वो कहता है कि पैडी तो इस वर्ष और घटाए। ये दिखाता है कि कैसे भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से झूठ और फरेब से जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, असत्य जनता के सामने रख रहे हैं। जब वो कहते हैं कि केंद्र सरकार को हम कह रहे हैं आप 86 लाख मैट्रिक टन हम धान देंगे और केंद्र सरकार 61 लाख लेने को तैयार है। सच्चाई मैंने आपके सामने रखी, ना तो पैडी है, ना तो पैडी कम है पिछले वर्ष से, ना अभी तक वो पिछले वर्ष का जो अनुमानित था 61 लाख वो भी पूरा कर पाए। पीयूष गोयल आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, कह रहे हैं कि आप लोग बड़ा घोटाला करने जा रहे हैं, गड़बड़ी करने जा रहे हैं। पिछले साल का चावल जितना कोटा था वो कोटा अभी तक जमा नहीं किए हैं, इसकी जांच भी हमने कराई है। पिछले समय भी पूरी टीम, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की टीम आके जांच करके चली गई। क्योंकि अब चुनाव के समय ये आए हैं, केवल वो आरोप लगाने आए हैं और इसके अलावा कोई उनके बातों में दम नहीं है। क्योंकि सारी चीज हमने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है और सबको राशन पहुंच रहा है। जिन जिन राशन दुकानों में कहीं कमी खामी थी, राज्य सरकार स्वयं उसे संज्ञान लेते हुए उसमें कार्रवाई कर दी है। अब उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं तो केवल ये चुनाव के लिए आरोप लगा रहे हैं, इनकी स्थिति केवल यही है। तो सीधे लिए चलते हैं आपको जहां पर कमलनाथ संबोधित कर रहे हैं। तो पूर्व सीएम कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस दौरान आपको बता दें आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है सीडब्ल्यूसी की, वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सीधी तस्वीरें आपको साझा कर रहे हैं। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला की संयुक्त पत्रकार वार्ता में मौजूद हैं। आपको बता दें सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद है। तो कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पूर्व सीएम कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सीधी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आज आपको बता दें कांग्रेस की भी सीडब्ल्यूसी की बैठक है, वो भी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो आपको बता दें कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक है, जिसको लेकर कांग्रेस समेत कई आला अधिकारी इस बैठक में रहने वाले हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन समेत सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता दें सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है आज, जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए छत्तीसगढ़ आया हूं, कई कंप्लेन लाया हूं, कंप्लेन को लेकर जांच भी कराई जाएगी है। 65,000 मैट्रिक टन से ज्यादा की गड़बड़ी सामने आई है। उसी आधार पर एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहीं पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया और वहीं सीएम बघेल पर भी पलटवार करते हुए नजर आए।
तो वहीं आपको बता दें, उधर बिहार मंत्री चंद्रशेखर के रामचरित में पोटेशियम सल्फाइड वाले बयान पर बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान है, तो हम हमेशा लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मंत्री जी को अपने विभागों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सभी संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान हो, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो हम लोग तो भाई हमेशा जो है इसका सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं का। मंत्री जी को अपने विभागों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन नकारात्मक बातों पर भी चर्चा मीडिया में नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक बातचीतों पर चर्चा होनी चाहिए। और शिक्षा विभाग में देश भर में इतनी ज्यादा बहाली नहीं निकाली गई, नौकरी नहीं दिया गया, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही मेन स्ट्रीम मीडिया में या नेशनल मीडिया में, क्यों नहीं हो रहा? और सारे शिक्षक जो है अब स्कूल जाने लगे हैं, अब इस पे भी चर्चा नहीं हो रही है। तो इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर। और अलग अलग प्रवचन देने के लिए भाई लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब सबों को शिक्षा मिलेगा तो वो खुद ही तय कर लेंगे कि भाई किसके लिए क्या गलत है क्या सही है। ये तो एक व्यक्तिगत लोगों से आस्था का जुड़ा हुआ सवाल है। तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए, इस सबको इग्नोर करना चाहिए। हम इस बात को मानने वाले लोगों में से है कि जो कोई धर्म को मानता है, जो किसी पुस्तक को मानता है, कोई रामायण को मानता है, महाभारत को मानता है, कुरान को मानता है, जो लोग मानते हैं, जिनकी जहां आस्था है उस पर कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं है। हम लोग समान विचारधारा के लोग हैं और जो लोग मंदिर में पूजा करते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, जो लोग गिरजाघर में पूजा करते हैं, जो गुरुद्वारा में मत्था टेकते हैं, सब लोग अपने अपने धर्म के प्रति सजग हैं और बहुत अच्छा ढंग से काम कर रहे हैं। उनके लिए मैं शुभकामना देता हूँ। ये जो धर्म है, ये मंदिर है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, ये आपस में एकता का संदेश देता है, आपस में मिलत का, भाईचारा का, प्रेम का संदेश देता है। और इस संदेश को बनाए रखने में हम सब लोग को कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। किस तरह से आप ध्यान लेते हैं उनका? नहीं, हम अपनी बात मैंने रखा, वो क्या कह रहे हैं मैंने उनको कहते हुए नहीं देखा, लेकिन किसी भी धर्म अवलंबी को हमारे बातों से ठेस नहीं पहुंचे, इसकी कोशिश हम सबको करना चाहिए। तो क्या लगता है कि उनको भी कोई नसीहत देंगे इस तरह से बयानों से लगातार? अब हम क्या नसीहत देंगे? हम तो ये बात कहा कि भाई किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म में आस्था रखने वाले को हमारी बातों से, हमारी भावना से ठेस नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।